Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we have very special guest with us. His name is Muhammad Iqbal Sheikh. So आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और इसके साथ साथ हम इनसे ये हमारा टॉपिक है आज का, वो इनसे डिस्कस करेंगे कि एक यंगस्टर जो है पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो बिना आपके वक्त का ज़या किए इकबाल साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप अपना ज़रा इंट्रोडक्शन दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? सिराज भाई, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, एक मिनट। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी, अभी आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ शायद इंटरनेट का कोई मसला था तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो आपकी मतलब पूरी उसमें कॉन्वर्सेशन में अभी तक कोई आवाज़ नहीं। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो काइंडली दोबारा करवाइएगा, इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़। ठीक है जी। ठीक है। जी जी जनाब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल शेख है। और सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज आपने मुझे मौका दिया कि आपसे और आपके दोस्तों से मुलाकात हो सके। और मैं कराची में पैदा हुआ, यहीं पल बढ़ के जवान हुआ और यहीं से मैंने तालीम हासिल की, ग्रेजुएशन किया साइंस में। फिर मैंने पाकिस्तान मर्चेंट नेवी ज्वाइन की और दुनिया की 20-22 ममालिक की सैर की और खूब इंजॉय किया लाइफ को। लेकिन बदकिस्मती से मेरी आंख में कुछ इशू आ गया था, जिसकी वजह से मुझे मर्चेंट नेवी छोड़ना पड़ी। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की कुछ कोर्सेज वगैरह किए और डिजिटल कम्युनिकेशंस, जो डीसी पेजर की कंपनी है और जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस वगैरह बनाती है, वहाँ मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट में एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर ज्वाइन किया। और उसके बाद क्योंकि बेसिकली मैं एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैनेजमेंट ने बहुत जल्द मेरे अंदर मेरी वो सलाहियतें देखी और फिर मुझे बुलाया गया। मुझसे कहा गया कि आप जो हैं, हम आपको मैनेजर प्लानिंग प्रोक्योरमेंट और स्टोर बनाना चाहते हैं, ताकि आप प्रोडक्शन को स्मूथ रखने के लिए अपना रोल प्ले कर सकें। तो गर्चे मुझे शौक तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही का था, लेकिन उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ जाकर एज ए मैनेजर प्लानिंग प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर भी जिम्मेदारियाँ निभाऊँ और साथ साथ वहाँ स्टोर डिपार्टमेंट के लिए और प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करूँ। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज मुझे वहाँ मिली और मैंने अपने काम को खूब इंजॉय किया और 10 साल तक तकरीबन मैं उनके साथ रहा। लेकिन अल्लाह ताला की कुछ मर्ज़ी ये थी कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, सलीम रहमान साहब। तो उसकी वजह से तो कंपनी का फिर डाउनफॉल शुरू हो गया, तो मुझे भी कंपनी स्विच करना पड़ी और फिर मैंने इंग्लिश ग्रुप जॉइन किया। वो भी एक बड़ा शानदार ग्रुप है, जहाँ पर जो इंग्लिश टूथपेस्ट बनाते हैं, इंग्लिश शैम्पू बनाते हैं, इंग्लिश प्रिकली पाउडर बनाते हैं और बहुत सारी उनकी मसनूआत हैं। और इंग्लिश का हनी भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो फिर मैंने उनको जॉइन किया और वहाँ मैं उनके साथ एज ए नेशनल सेल्स कोऑर्डिनेटर मैंने उनको जॉइन किया था। यहाँ मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि फील्ड फोर्स को मॉनिटर करना, उनसे बूस्ट सेल को बूस्टअप कराने के लिए उनको मोटिवेट करना और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ स्टॉक लेवल मेंटेन कराना
और रिकवरीज वगैरह कराना, ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल था। और जब उन्होंने अपनी खुद फैक्ट्री लगाई तो फिर मुझे असिस्टेंट मैनेजर वहाँ ट्रांसफ़र किया गया फैक्ट्री में। वहाँ भी मैंने अपने काम को खूब एंजॉय किया। वहाँ मैं मैनेजर प्लानिंग प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर्स था, और क्योंकि कंपनी ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था तो उसके सेटअप को बनाने में मेरे पास फ्री हैंड था। तो हमारे जो मैनेजर साहब थे वो और मैं, हम दोनों ने मिलके बहुत अच्छे तरीके से काम को एंजॉय भी किया और इंग्लिश टूथपेस्ट की जो कंपनी है उसको इस्टेब्लिश किया। आजकल मैं रेहान अल्लाहवाला साहब के साथ एसोसिएट हूँ, और उन्होंने मुझे पहले इंटरव्यूअर बनाया और अब तक मैं 340 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। फिर उन्होंने मुझे आप जैसे दोस्तों की मोटिवेशन के लिए ज़िम्मेदारी दी कि मैंने इंकरेज करूँ कि किस तरह वो कंप्यूटर का स्किल सीख के और यूट्यूब वगैरह पे जाके अपनी ग्रूमिंग करें और डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कम से कम $1000 कमाने की का सोचें। अपने माइंडसेट को तब्दील करें और ये जो रोना रोते रहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं है, तो उन्होंने ये मुझे कॉन्सेप्ट दिया जो मैं आगे आप लोगों को भी समझाता हूँ कि दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड है। इंटरनेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया से मिले हुए हैं। तो हम घर बैठे हुए एक शहर में हों, गाँव में हों, छोटे शहर में हों, हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं और पूरी दुनिया से जुड़ के अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी सलाहियतें भी बेच सकते हैं और अपने प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो ये मेरा मुख्तसरन सा तारुफ था। चले, बहुत बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने पाकिस्तान नेवी में भी काम किया, आपने मुख्तलिफ डिफरेंट कंपनीज में भी काम किया एज अ मैनेजर, प्रोक्योरमेंट मैनेजर। तो माशाल्लाह यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो मैं ज़ाती तौर पे बड़ा खुशाइन हूँ कि मतलब मुझे आपसे सीखने का मौका मिला। अच्छा, हमारे जो टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपसे इकबाल साहब वो पूछना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया, वहाँ पे काम किया, फिर आप वहाँ से रिटायर हुए। तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक नौजवान जो है वो कैसे पाकिस्तान आर्मी को, सॉरी, पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकता है, उसको डिस्क्राइब कीजिएगा जरा। अच्छा, इस वक्त क्योंकि मैंने तो काफ़ी अर्से पहले क्योंकि मर्चेंट नेवी छोड़ दी थी, तो इसमें तो आए दिन हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशन तब्दील होते रहते हैं। तो आजकल क्या रिक्वायरमेंट है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो मेरे ज़माने में तो ये था कि एक मर्चेंट नेवी की पाकिस्तान में एक नेवल एकेडमी है, पाकिस्तान मरीन एकेडमी है मारीपुर के पास। तो उस ज़माने में तो वहाँ लोग कैडेट, इंजीनियरिंग कैडेट और नेविगेशनल कैडेट वहीं ट्रेनिंग लिया करते थे। ग़ालिबन 2 साल की या 2 या 3 साल की ट्रेनिंग होती थी और उसके बाद 2 साल वो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हासिल किया करते थे जहाज़ पर, और फिर वो ऑफिसर बन जाया करते थे। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है, लेकिन दोस्तों से मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर आप किसी भी किस्म की फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो अपने आप को फिज़िकली बहुत फिट रखें, एक्सरसाइजेस करें, मॉर्निंग की वॉक करें, जिम में जाएं। और सुपर फिट बंदे चाहिए होते हैं, चाहे आपको नेवी में जाना हो, चाहे आर्मी में जाना हो, या एयरफोर्स में जाना हो, या मर्चेंट नेवी में। तो फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपने आप को बिल्कुल फिट रखें और तमाम जो फजूलियात हैं, ये सिगरेट है और ये गुटखे वुटखे जो है, ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखें और अपनी तमाम अज़ा को, आँखों को, हाथ पैर नाक बचाकर आप अपने आप रखें, अपने आप को सुपर फिट रखें। यही बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी किस्म की फोर्सेस में जाने के लिए। सही है इकबाल साहब, ये तो हो गया कि मतलब आप फिजिकली फिट होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें एक अगला सवाल मेरा आपसे ये कि इसमें अगर आपके जेहन में कुछ हो प्रोसीजर कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ऑनलाइन करना है या फिजिकली जाके एप्लीकेशन देनी है कराची में, या सपोज अभी मैं पंजाब में बैठा हूँ तो पंजाब वालों ने अगर अप्लाई करना है नेवी में या जो भी आपने जिक्र किया मर्चेंट नेवी में, तो उसका क्या प्रोसीजर है? कि मतलब वो कोई टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट तो होगा लेकिन उसके साथ कोई रिटन टेस्ट भी होगा, या कुछ इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल, मैंने अर्ज़ जैसे किया तो मरीन एकेडमी में आपको ज्वाइन करना होता है।
जब वहाँ से आपकी तालीम हासिल होती है तो फिर वो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए। फिर उनके और छोटे छोटे कोर्सेज और भी होते हैं, जिसमें सर्वाइवल एट सी का कोर्स होता है, एक फायर फाइटिंग का कोर्स होता है, एक लाइफ बोट का कोर्स होता है, एक फर्स्ट एड का कोर्स होता है। डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। तो आप ये भी साथ साथ ये भी कोर्स करते रहें। और फिर ये तमाम इदारे जो हैं इन सब की अपनी अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं। तो अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पाकिस्तान अगर मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना है, पाकिस्तान मरीन एकेडमी की वेबसाइट पे जाएं, या अगर आपको एयरफोर्स, नेवी या आर्मी ज्वाइन करनी है तो इनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। तो वहाँ पे जाएं आप, तो आपको बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा अखबारात में भी इश्तहारात आते रहते हैं जब भी वो शॉर्ट शॉर्ट सर्विस कोर्स या लॉन्ग टर्म कोर्सेज ये करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा डिफरेंट के जो कैडेट कॉलेजेस हैं और कैडेट स्कूल्स हैं, अगर आप शुरू से आप एम्बिशियस हैं जाने के लिए आर्म फोर्सेस के अंदर, तो मुख्तलिफ कैडेट कॉलेज हैं। मतलब कैडेट के कॉलेज मरी में भी है, कैडेट स्कूल मरी में भी है, कैडेट स्कूल पिटारो में भी है। तो वो आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाकर कैडेट स्कूल की भी आप ढूंढ सकते हैं। और इंटर करके जाना चाहें तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जी जी सही है, चलें बेहतरीन हो गया ये। यहाँ तक तो हमारे नाज़रीन इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा, मतलब आपने वहाँ पे काम किया नेवी के अंदर, कितने साल आपने काम किया और आपने क्या सीखा, कैसा उनका इन्वायरमेंट है, कैसा मतलब आपने उस सारे सफ़र को एंजॉय किया, अपनी उस जर्नी को, जितने साल भी आपने वहाँ पे सर्विस की। जी, मैंने तो जी बहुत मैं ज़्यादा मैंने एंजॉय किया, क्योंकि ये मेरा शौक था। बेसिकली मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करना मेरा शौक था। घूमना फिरना, सारी दुनिया को देखना, एक्सप्लोर करना, किसे इसका शौक नहीं होता। हर नौजवान दोस्त को शौक होता है कि मैं दुनिया के हर ममालिक में जाऊं। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मैंने तकरीबन पोलैंड से लेके तो हॉलैंड तक, तो जर्मनी, तो बेल्जियम, तो स्पेन, तो ग्रीस, रोमानिया, तो इधर रेड सी में इजिप्ट, और सऊदी अरेबिया, और पर्शियन गल्फ में जो बंदर खुमैनी, ईरान, इराक, और यूएई की रियासतें हैं, दुबई, रास अल खैमा, फार ईस्ट में हम अगर आए तो फिलिपाइन हो गया, कोरिया हो गया, और हांगकांग, बैंकॉक वगैरह काफ़ी ममालिक देखने का मौका मिला। तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और काम के लिए भी ये होता है कि जो नेविगेटर होते हैं, मर्चेंट नेवी के कैडेट की जो ट्रेनिंग होती है, उसमें सारे ही काम करने पड़ते हैं। उसको चिपिंग भी करनी पड़ती है, पेंटिंग भी करनी पड़ती है, और ये धुलाई भी सीखनी पड़ती है, और एंकर फेंकना भी उसे आता है, उसे पेंटिंग करना भी सिखाया जाता है, उसे नेविगेशन भी सिखाई जाती है। उसको क्रेन की हैंडलिंग भी सिखाई जाती है, उसको रडार ऑपरेशन भी सिखाया जाता है, उसको स्टीयरिंग करना। जब नहर सुइज में जब जाते हैं तो अपने हाथों से स्टीयरिंग करके लेके जाते हैं। जबकि ओपन सी में जब गहरा समंदर होता है तो वहाँ तो ऑटो पे जहाज चलता रहता है। लेकिन ये कि जब नहर स्वीज में, या एक एक और कैनल है, जर्मनी से जब पोलैंड जाते हैं तो वहाँ भी एक कैनल है, कील कैनल। तो उस वक्त हाथों से जहाज को स्टीयरिंग करते हुए गाड़ी की तरह जहाज को चला के लेके जाते हैं। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ लोग हैं। जर्मन की अपनी ज़बान है, अपना कल्चर है, स्पेन की अपनी ज़बान, अपना कल्चर, कोरियन की अपनी ज़बान, अपना कल्चर, थाईस का अपना ज़बान, अपनी कल्चर। तो बड़ा मज़ा आता है मुख्तलिफ कल्चर के लोगों से मिल के उनसे बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, और उनके शहरों को घूमना फिरना, देखना भालना, रहन सहन। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पे मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है इकबाल साहब, कि देखिए आपने इतना ज़्यादा बहरी सफ़र किया, घूमे हैं फिरे हैं, इतना एंजॉय किया आपने, क्या आपको पानी से डर नहीं लगता? नॉर्मल जितने भी लोग हैं वो तो पानी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो क्या आपको पानी से डर नहीं लगता? पानी से तो डर नहीं लगता, लेकिन ये कि
शुरू शुरू में जब मैं गया था तो एक एक सी सिकनेस कराती है, जब समंदर रफ होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तो थोड़ी बहुत वोमिटिंग होती है, और जो आप खाएं वो पेट उल्टी होके बाहर आ जाती है। लेकिन वो थोड़े दिन के बाद जो है वो आप उससे यूज हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे तो इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी में जो लोग जाते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें स्विमिंग आनी चाहिए। लेकिन ये कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और मैं इतने अरसे वहाँ रहा, मैंने स्विमिंग सीखी भी नहीं। और मुझे तैरने से ज़रूर डर लगता था कि अगर मैं तैरूँगा तो डूब जाऊँगा। तो मैंने तैरना नहीं सीखा, बस ये अल्लाह की मेहरबानी है। हालाँकि इस टेन्योर के दौरान मेरे जहाज़ को मिसाइल भी लगा। जब हम ईरान से इराक ईरान की वॉर में थे और मैं जा रहा था, हमारा जहाज़ एमवी लुइसमन नाम था। तो मैं ख़ाली 15 मार्च 1985 का ये वाक़या है। तो बंदर खवैनी में जाते हुए जहाज़ को इराकियों ने मिसाइल मार दिया और जहाज़ हमें छोड़ना पड़ा, वो अबंडन हो गया और उसको साइड में वो डूब गया जहाज़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ के सारे मुसाफिर जो है वो महफूज रखे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे वाली मिसाल मुझे उस दिन समझ में आई कि आपको जहाज़ को मिसाइल लगता है और आप बाल बाल बच जाते हैं। तो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मुख्तलिफ मौके पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तूफ़ानों से भी मुकाबला करने का मौका मिला। तो जहाज़ को, और वहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो दिलचस्प वाक़या है, उस पे लोग अक्सर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं सुनाता ज़रूर हूँ क्योंकि मुझ पे बीती थी। एक दफ़ा हम जा रहे थे माल्टा के करीब, हम सामने से गुज़र रहे थे, तो बहुत शदीद तूफ़ान आया। इतना शदीद तूफ़ान था उसका ज़ोर कि हम 24 घंटे चलते रहे और 24 घंटे बाद वहीं के वहीं खड़े हुए थे, इतना ज़ोर था सामने से। यानी आज दोपहर 12 बजे जहाँ हम खड़े थे, तो दूसरे दिन 12 बजे भी दोपहर में वहीं पे खड़े हुए थे, इतना तूफ़ान का ज़ोर था। तो उस तूफ़ान का जब स्टार्ट हो रहा था तो मेरे चीफ ऑफिसर ने कहा कि जाओ ठीक ज़रा चेक करके आओ, दरवाजे वगैरह वाटर टाइट डोर्स वगैरह अच्छी तरह बंद है ये नहीं है। उसमें जहाज़ में डबल डोर होता है, एक लकड़ी का दरवाज़ा होता है, फिर एक लोहे का दरवाज़ा होता है। लोहे के दरवाजे में रबर की पैकिंग लगी हुई होती है, वो वाटर टाइट होते हैं। तो जब वो दोनों दरवाज़ों को बंद कर देते हैं तो पानी अंदर नहीं आता। तो वो पानी जो लेफ्ट साइड से, जिसको हम राइट साइड को कहा जाता है स्टारबोर्ड साइड, और लेफ्ट साइड को कहा जाता है पोर्ट साइड। तो पोर्ट साइड से वो समंदर का पानी उसको बहुत जोर जोर से मार रहा था और बहुत ऊंची ऊंची वेव्स थी। हमारे जहाज का जो ब्रिज होता है, नेविगेशन ब्रिज, वहां तक उसकी उसकी वेव्स वेव्स ऊंचाई थी। तो मैं वहाँ चेक करता हुआ आ रहा था। जब लेफ्ट साइड में मैं पहुंचा तो हमने एक रस्सा बांधा हुआ था, आगे से पीछे रस्सा पकड़ के हम चलते थे। तो सिराज भाई एक मौज आई, बहुत जोर से आई और उससे जहाज से टकराई। टकराने की वजह से टूटी, पलटी। तो वो मुझे भी अपने साथ जोर से घसीट के पानी में ले गई। तो मुझे इतना याद है कि मैंने जितनी दुआएं आती थी वो मैंने पढ़ डाली। अगरचे ये इंटरवल बहुत ही कम रहा होगा, 30 सेकंड भी गालबन नहीं रहा होगा, वो मुझे अंदर ले गई। और उसके बाद एक दूसरी मौज आई। वो मौज आई, उसने मुझे ऐसे करके दोबारा ऊपर करके जहाज के ऊपर फेंक दिया। और जहाँ फेंका वहीं पे कुछ डंडा वंडा था, कुछ चीज़ थी, वो मेरे हाथ में पड़ा और मैंने उसको वहीं पकड़ लिया। मैं पकड़ के अच्छी तरह वहाँ टाइट करके बैठ गया। उसके बाद फिर मैं ऐसा 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 रेंगता हुआ वापस में अपने जो हमारा मैस होता है नीचे, खाने पीने का गुरु का जो वर्कर्स होते हैं, वर्किंग मैस होता है, फिर मैं गया और जाके मैं ऐसे गिर गया। गिरने के बाद लोग बताते हैं कि तुम तो बेहोश बेहोश पड़े हुए थे। फिर फिर लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया। फिर मैंने उससे किस्सा सुनाया। तो कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। पता नहीं आप और आपके दोस्त मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने एक अपनी ज़िंदगी का एक हकीकी और सच्चा वाक़या आपको सुनाया है। जी मेरे भाई। जी मेरे भाई। अच्छा, इसमें ऐसे है शेख साहब के ना मानने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं तो इस दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, मेरा ऐसा मानना है। इंसान चांद पे जा सकता है, ठीक है। लोग बाल बाल हादसों के दौरान, एक्सीडेंट्स के दौरान बच सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ कि पॉसिबल है आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। क्योंकि
आप जैसा मतलब एक मौजूद इंसान ऐसी अपने पास से कोई कहानी तो नहीं सुना सकता, ये रियलिटी होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब कह लें कि वाकया था। और आपने कह लें कि मतलब मौत को बिल्कुल करीब से देखा, इन केस दैट अगर शायद आप अंदर चले जाते और शायद वापस ना आते, पॉसिबल है। तो सही है। अच्छा, इसमें अगला मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मौत को देखा, वो आई, मुझे देखा, मुस्कुरा के चली गई। एक तो ये जो मैं पानी में चला गया था, एक वो जो मिसाइल जब लगा था जहाज को, तो जब भी मैंने समझे कि मौत को मुस्कुरा के देखा, क्योंकि जब मैं चेक करने के लिए गया कि मेरे ऑफिसर ने मुझे कहा, कप्तान ने कहा कि जाके चेक करो क्या हुआ है। तो जब मैं गया तो उस वक्त जब मैंने देखा कि इतना बड़ा होल हुआ हुआ है और पानी अंदर चला आ रहा है, तो उस वक्त मुझे याद आया कि बस एक मिसाइल और आया और मैं गया। और मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि मैं पानी में जब मार दूं ताकि आगे उसके मिसाइल से बच सकूं। लेकिन मैंने कहा भाई, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तो अगर वहां जाओगे तो सचमुच ही खत्म हो जाओगे। बेहतर है जहाज पे रहो, अगर मिसाइल ना आया तो बच जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाइल नहीं आया और मैं बच गया। ये वाकई मतलब एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कह लें कि मतलब आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस था जो आपने उसको एक्सपीरियंस किया। बहुत मज़ेदार है, सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मतलब जो मेरे जेहन में आ रही है कि जब हम जहाज़ पे जाते हैं, मतलब सफ़र करने के लिए, अगर सपोज दैट अब मैंने जाना हो इंजॉय करने के लिए, एक सफ़र करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है? क्या उसकी टिकट लेनी पड़ेगी या उसमें अपॉइंटमेंट करानी पड़ेगी? कहाँ से वो सारा प्रोसीजर होगा, वो एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। देखें, अगर इस वक्त जो अगर पाकिस्तान में आप हम रहते हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम अब नहीं है, लेकिन जब एक ज़माने में था कि एक तो यहाँ से कराची से बॉम्बे काफ़ी जहाज़ जाया करते थे पानी के। या जब हमारा 1970 से पहले जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान थे, तो काफ़ी माल बरदार जहाज़ यहाँ कार्गो लेके वहाँ जाया करते थे ईस्ट पाकिस्तान, और पैसेंजर्स भी जाया करते थे। और काफ़ी लोग हज करने भी, सफ़ीना रहमत एक जहाज़ हमारे पास था, एक सफ़ीना अरब था, एक सफ़ीना हज्जाज। ये जहाज़ थे जो कि हाजियों को लेके वहाँ जाया करते थे जद्दा। लेकिन इस वक्त आज की तारीख में हमारे पास ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है, पाकिस्तान का कोई ऐसा पैसेंजर शिप नहीं है जो जो इस्तेमाल में हो। मेरी मेरी तो उसमें नहीं है नॉलेज में। लेकिन यूरोप वगैरह के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं आप। छोटे छोटे जहाज़ होते हैं जिसको फेरी बोट भी कहते हैं। तो आराम से, जैसे हम बस का टिकट लेते हैं, ट्रेन का टिकट लेते हैं, डाइवो का टिकट लेते हैं, ऐसे आप टिकट ले लें और वो फेरी फेरी के अंदर बैठ के वहाँ से वहाँ चले जाएँ। तो वो एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवलिंग का जो हिसाब किताब है, वो तकरीबन अब दुनिया में ज़रा ख़त्म ही हो गया है। और लोग बाय एयर जाते हैं या बाय ट्रेन चले जाते हैं यूरोप के अंदर, या बाय रोड चलते हैं। तो पानी के जहाज़ जो पैसेंजर शिप हैं, वो बहुत बहुत कम हो गए हैं, ख़ुसूसन हमारी तरफ। तो पाकिस्तान में तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जी। सही है। अच्छा, ये माशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला बड़ा मज़ेदार चल रहा है और मुझे तो कह लें कि मतलब बड़ा सीखने को मिल रहा है आपसे, बड़ी लर्निंग हो रही है। सो चलिए अभी हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं और एंड पे मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त अब या जो इसको देख रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा सा पैगाम, कोई मैसेज, कोई एडवाइस दीजिएगा उनके लिए। जी, देखें जी, मैं तो हर जब भी मुझसे इंटरव्यू होता है, मुझसे दोस्त पैगाम पूछते हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो हमारी अखलाकियात जो हैं, अखलाकियात के हवाले से बात करता हूँ। हमें अपनी अखलाकियात पे ज़ोर देना चाहिए। हमारे जो इंसानियत भी यही कहती है, हमारा दीन भी यही कहता है, हमें अपने माँ-बाप, बहन-भाई, अड़ोसी-पड़ोसी और सब लोग, कारोबारी दोस्त हों, अहबाब हों, उनकी जो है, उनके हुकूक का, अपने फ़राइज़ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हुकूकुल इबाद का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हुकूक अल्लाह में अगर हमसे कोई कोताही सरज़द हो भी जाती है तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, हमें माफ़ फरमा देंगे। तो हुकूकुल इबाद में हमें किसी अपने इंसान के साथ, दोस्त के साथ, भाई-बहन के साथ किसी किस्म की भी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। और उसमें ख़ास जो बुनियाद बता रहा हूँ, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक हमारे यहाँ जो ख़ास बुराई मैंने देखी है, हमें इस तरह हम बोलने लगे हैं कि हमें पता भी नहीं होता, हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। कि झूठ बोलने की सख्ती से ममानत है।
हमारे अल्लाह पाक के, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक भी थे और अमीन भी थे, सच्चे भी थे और ईमानदार भी थे, अमानतदार भी थे। तो हमें रसूलुल्लाह की इस सुन्नत पे ज़रूर अमल करना चाहिए कि हमें भी सादिक और अमीन होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए कि हम जिससे जो बात कहें, जो वादा करें, वो पूरा ज़रूर करें। और जब भी हम किसी से बात करें, कोई वादा करें, तो हमेशा हमें पता होना चाहिए, इस नीयत ये होनी चाहिए, हमने ये बात कही है, इसे हमें पूरा भी करना है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया इकबाल साहब, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, हमारे साथ एक बड़ी हेल्थी कॉन्वर्सेशन की, गुफ्तगू की। बहुत ज़्यादा इससे मैंने सीखा, हमारे नाज़रीन भी सीखेंगे। सो दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नए गेस्ट के साथ, नई एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और अशफाक अहमद की एक कोटेशन के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूँगा कि अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आप सब वो आसानियाँ आगे दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करें। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।